ज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योते नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योते नमोऽस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते। सभी का धन्यवाद। परिचय की दृष्टि से अपने मध्य राहुल जी अपने पूर्व छात्र परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। व्यवसाय दवाइयों का है, गाजियाबाद के निवासी हैं। मैं विकास जी से अपने पूर्व छात्र परिषद नोएडा के जिला संयोजक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि राहुल जी का सम्मान कर पट्टा एवं तिलक कर सम्मान करें। माननीय तरुण जी अपने पूर्व छात्र परिषद के प्रांत संयोजक, हापुड़ के निवासी हैं। बुक सेलर का व्यवसाय है, पब्लिकेशन का। मैं बहन लता जी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब का स्मृति चिन्ह पट्टा देकर सम्मानित करें। डॉक्टर विपिन शर्मा जी अपने पूर्व छात्र परिषद के प्रांत सह संयोजक हैं और आज अपने विशेषज्ञ भी हैं। विपिन शर्मा जी एचसीएल प्राइवेट लिमिटेड में टेक्निकल कंसल्टेंट का कार्य देखते हैं और आज हमें इनका सानिध्य भी प्राप्त होगा। मैं अभिषेक जी से आग्रह करूंगा कि विपिन जी का स्मृति चिन्ह पट्टा कराकर सम्मानित करें। परिचय दृष्टि से अगले एसके रथ जी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में हैं। आज हमारे विशेषज्ञ रूप में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भाई साहब का सानिध्य मिलेगा। मैं पूर्व छात्र परिषद से कार्तिक जी को आमंत्रित करता हूं कि वो स्मृति चिन्ह और पट्टा पहनाकर भाई साहब का सम्मान करें। भाई साहब हमारे उड़ीसा के पूर्व छात्र हैं और उड़ीसा के पूर्व छात्र भी हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि आज आपके मध्य जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं सभी पूर्व छात्र हैं। तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम आज कैरियर काउंसलिंग पूर्व छात्र जो आप जैसे ही विद्यालयों से पढ़कर निकले हैं। डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल जी एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में है। आज भाई साहब का भी हमें विशेषज्ञ रूप में सानिध्य प्राप्त होगा। मैं बहन गुंजन से आग्रह करूंगा कि भाई साहब का स्मृति चिन्ह पट्टा बनाकर सम्मानित करें। ये हो गए बुलंदशहर के भाई साहब पूर्व छात्र हैं। पवन
हाँ। पवन शर्मा जी, भाई साहब पवन शर्मा जी अपने नोएडा में क्रोमा कैंपस है उसके को फाउंडर हैं और आज हमें भाई साहब का विशेषज्ञ रूप में भी सानिध्य प्राप्त होगा। मैं बहन जिज्ञासा से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब को पट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। पवन दीक्षित। अपने मध्य सूर्यकांत जी अपने SCL प्राइवेट लिमिटेड में रीजनल मैनेजर का कार्य देखते हैं। आज भाई साहब का विशेष रूप से हमें सानिध्य प्राप्त होगा। मैं बहन कार्तिकेय से भैया से अनुरोध करता हूं कि पट्टा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और भाई साहब भी पुरुषार्थ हैं। जैसे मैंने बताया कि जो भी आज अपने विशेषज्ञ हैं सभी पुरुषार्थ हैं। अच्छा, पंकज जी अपने क्रोमा कैंपस से हैं। वहाँ जितने भी विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स चलते हैं उसको पूरा पंकज जी देखते हैं। मैं अभिषेक जी से कहूँगा पट्टा पहनाकर भाई साहब का मार्गदर्शन करें। रचित पटेल का भी स्वागत करें। रचित पटेल जी अपने SCL प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हैं। भाई साहब ABS IT इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मैं भैया विकास जी से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब को पट्टा स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। रचित जी अपनी पूर्व छात्र परिषद के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। इस कार्यक्रम के लिए एक हमने लक्ष्य रखा है कि हम आपको विभिन्न तरीके की सेमिनार से आपका मार्गदर्शन करते रहे विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद। इसीलिए मैं आमंत्रित करता हूं राहुल जी को कि अपना बैनर जो लक्ष्य हम लेकर चले हैं उसका शुभारंभ करें। राहुल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विशेषज्ञों से आग्रह करूंगा कि आज जो हम लक्ष्य लेकर चले हैं बच्चों भैयाओं के बीच में कैरियर काउंसलिंग का, उस विषय को लेकर हम कार्य प्रारंभ करते हैं। हमारे मध्य SK रथ जी भाई साहब सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हैं। मैं आग्रह करूंगा विपिन जी भाई साहब से कि आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा भाई साहब बताएं। आपके मध्य एक परिचय रह गया था। माननीय नीतीश जी जो अभी तक का संचालन देख रहे थे, आप हमारे प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हैं और साथ में ये जो एक कार्यक्रम है लक्ष्य कैरियर काउंसलिंग, इसके निमित्त आप प्रांत के संयोजककर्ता भी हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कैरियर काउंसलिंग कम गाइडेंस सेशन है ना, इसका जो आयोजन करता है वो पूर्व छात्र परिषद है। पूर्व छात्र परिषद, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, चूंकि इसका समय नहीं है तो विस्तृत से बाद में बात करेंगे। पूर्व छात्र परिषद मतलब विद्या भारती परिवार से संबद्ध जितने विद्यालय हैं पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, यानी 12,000 से ऊपर विद्यालय, उनसे पढ़े हुए सभी छात्रों का एक संगठन है जिसको हम पूर्व छात्र परिषद कहते हैं।
क्यों हमने एक परिषद के रूप में काम करते हैं? क्योंकि हम सभी एक जैसी परपाठी से आते हैं, एक ही जैसी वंदना हम बोलते हैं, एक ही जैसे भोजन मंत्र बोलने के बाद हम लोग भोजन करते हैं, एक ही जैसा लक्ष्य हम सभी का है कि हमें आगे जाके समाज में क्या करना है। तो एक जैसी परिपाठी से हम सब लोग एक ही विचार के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। सिलेबस के नाते, भाषा के नाते जरूर थोड़ा बहुत भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से, वैचारिक रूप से हम सब एक ही जैसे हैं। तो उसके बाद आगे के क्रम में जो हम आज का कार्यक्रम है हमारा, जिसको हम कैरियर काउंसलिंग कम गाइडेंस सेशन कहते हैं, तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं प्रमाणिक रूप से, काउंसलिंग और गाइडेंस। तो क्यों आवश्यक है, मैं दोनों के लिए बता देता हूँ, ये दोनों की भिन्नताएं क्या हैं। काउंसलिंग मतलब आपके पास कक्षा 12 के बाद आपने समाज में, परिवार में, पड़ोस में बहुत सारे भैयाओं के, रिश्तेदारों के, रिलेटिव्स के बारे में सुना होगा, और उसके अनुसार कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि वो भैया समाज में बड़े स्थापित हुए, तो इस नाते मुझे भी शायद मैं ऐसा ही कर लूँ तो मैं स्थापित हो जाऊँगा। फिर किसी ने आके कुछ और विचार बताया तो फिर ऐसा लगता है शायद ये भी मेरे लिए उपयुक्त रहेगा, तो मैं ये कर लूँ तो ऐसा रहेगा। कहने का अर्थ, जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस कैरियर के नाते विचार करने के लिए होते हैं, तो मन में कहीं दुविधा, कहीं कन्फ्यूज़न, कहीं डायलेमा की पोजीशंस होती है। तो उस रूप में निश्चित रूप से आपको एक एक्सपर्ट की आवश्यकताएं रहती हैं, जो आपकी उस दुविधा को आपके अपने इंटरेस्ट के अनुसार जानकर आपकी दुविधाओं को दूर कर सके और वाकई ये बता सके कि आपके लिए क्या उपयोगी है, जिसे करने के बाद आप समाज में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, आप अपने कैरियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गाइडेंस की। तो देखिए, गाइडेंस मतलब क्या है? गाइडेंस मतलब एक दिशा निर्देशन। तो काउंसलिंग के बारे में जैसा मैंने बताया कि कंफ्यूजन दूर करने का विषय काउंसलिंग का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय कि हमें ये जानना कि हमारे पास रास्ते कितने हैं, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो सामान्य रूप से जो प्रचलन में है हम वही जानते हैं, वही सुनते हैं, लेकिन क्या वाकई परिस्थिति आज भी ऐसी है जो 5 साल पहले थी? क्या वही सिर्फ ऑप्शन है? नहीं, परिस्थिति बहुत बदली है, शिक्षा नीतियां बहुत बदली हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं, उस नाते बहुत सारे आयाम खुले हैं। तो आज की परिस्थिति में हमारे पास वो कौन कौन से विभिन्न आयाम हैं जहां पर हम अपने आप को देखते हैं, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि नहीं, ये कैरियर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं था। तो गाइडेंस मतलब वो एक दिशा जिसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपके पास इतने सारे विभिन्न रास्ते हैं। आज का जो सेशन है ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंट्रोडक्टरी समय की अपनी बाध्यताएं हैं, आपकी क्लासेस भी थी, तो इस नाते विद्यालय से जो हमें समय मिल पाया उस समय का बेहतर नियोजन करके हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आज के सेशन में हम आपको ये बता पाएं कि आपके पास कितने कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, कितने रास्ते हैं आपके पास हैं। आप पीसीएम के विद्यार्थी हैं, आप 3 महीने बाद अपनी परीक्षाएं पूरी कर लेंगे, उसके बाद आप आगे के लिए अग्रसित होंगे। तो आपके पास वो कौन से रास्ते हैं जो संभावित हो सकते हैं, उसका ये सेशन आज हमारे 5 विशेषज्ञ हैं इनके द्वारा दिया जाएगा। वो कौन कौन से सेशन है मैं बता देता हूँ। 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या हो सकती हैं। 12वीं के बाद कई बार रहता है कि नहीं भी मुझे सेना में जाना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या वो विभिन्न आयाम है, हमारे एक्सपर्ट चर्चा करेंगे। आज एक नया आयाम खुला 12वीं के बाद कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज़ का, यानी जिसको आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा प्रोमिनेंट रूप से आईटी सिटी के लिए जाना जाता है, बहुत सारी आईटी कंपनियां आपके आसपास हैं। तो क्या 12वीं के बाद कुछ ऐसा भी है कि मुझे ग्रेजुएशन ना करनी पड़े, या ग्रेजुएशन की मेरी जिम्मेदारी कोई अन्य कंपनी उठाए और मैं सीधे जाके अपने आप को योग्य और स्किल्ड बना के काम कर सकूं? क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है? उसके लिए विशेषज्ञ हैं, चर्चा करेंगे। आप ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, यानी अभी तक जो बीए, बीएससी के जो ऑप्शंस होते थे, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो क्या ऐसा तो नहीं मेरा कैरियर संकुचित हो जाएगा या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेंगे? उस पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ हैं, आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोफेशनल एजुकेशन का एक विषय। प्रोफेशनल एजुकेशन यानी
जो हम बीटेक करते हैं, बीसीए करते हैं, जहाँ पे हम स्किल कोर्स करते हैं ग्रेजुएशन के रूप में, प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर मैं उसे करता हूँ तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं? क्या ऐसा तो नहीं उसे करने के बाद मैं सिर्फ प्राइवेट ही जॉब कर सकता हूँ, गवर्नमेंट नहीं करूँगा? इसके लिए विशेषज्ञ हैं, चर्चा करेंगे। इसके बाद एक विषय आता है जो महत्वपूर्ण भी है और शायद कम चर्चा में आता है, ओवरसीज़ एजुकेशन का। यानी मुझे कहीं विदेश में पढ़ाई करनी है, मेरा ऐसा लक्ष्य है कि जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर कहीं मुझे पढ़ने का मौका मिले, कहीं शायद स्कॉलरशिप मिल जाए, मैं बहुत योग्य हूँ, मुझे दिशा नहीं पता है, मुझे स्कॉलरशिप्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरे अंदर वो झील है, मेरे अंदर वो अभिलाषाएँ हैं, मैं ज़रूर अच्छा कर सकता हूँ, देश का नाम रोशन कर सकता हूँ, देश में आके दोबारा सर्व करूँगा। ओवरसीज़ एजुकेशन का विषय इसको बताएंगे। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समय सूक्ष्म है, सूक्ष्म समय में हम आपको बेहतर बताने का प्रयास करेंगे और जो आपकी शंकाएं होंगी वो आप कैसे समाधान कर सकते हैं, इसके लिए माननीय तरुण जी भाई साहब अंत में आपको दिशा निर्देशन देंगे कि वो कैसे हो सकता है। तो इतना ही मुझे कहना था। आप सभी का, सभी लोग जो कॉपी पेंसिल लेके आए हैं आप जरूर नोट करिएगा इसको। और जो हमारे विद्या भारती परिवार के सभी बंधु आभासी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, ये कार्यक्रम YouTube लाइव है तो पूरे प्रांत में लाइव जा रहा होगा, उन सभी का भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आप सभी से भी बिल्कुल ऐसी अपेक्षा है कि आप सभी भी अभी अपनी कॉपी पेंसिल में नोट करेंगे, बाकी की चर्चा भाई साहब आगे लेंगे। तो आगे के कार्यक्रम के लिए माननीय नीतीश जी से मैं आग्रह करूंगा कि आगे के संचालन हेतु यहाँ उपस्थित रहें। धन्यवाद डॉक्टर विपिन जी, आपने हमारे मध्य आज के कैरियर काउंसलिंग के विषय रखे कि हमारे कौन कौन विशेषज्ञ जो विषय लेंगे। उस कार्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा SK रज्जी भाई साहब से कि वह अपना विषय लें और सभी से मेरा ये आग्रह है पुनः कि सभी भैया अपनी जो नोटपैड लेके बैठे हैं तो सभी विषयों को अच्छी तरीके से नोट करते रहें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानीय अतिथिगण, मैं आज यहाँ पे एक भारत सरकार के अधिकारी के रूप में आपके साथ नहीं हूँ, आपके साथ एक आपके सीनियर, आपके शुभचिंतक और आपके साथी के रूप में खड़ा हूँ। मैं SK रथ, भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में मैं दिल्ली प्रांत का नोडल अधिकारी हूँ और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हूँ। और दिल्ली और NCR क्षेत्र में जितने भी दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको आए दिन जो भी समस्याएं आती है उस चीज़ को मैं भारत सरकार के अधिकारी के रूप में उसको समाधान करता हूँ। और आज आपके साथ उपस्थित हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विपिन जी का, डॉक्टर विपिन जी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप सभी को मैं एक दिशा दूँ, एक आपके बारे में एक कामना करूँ कि आप लोग आगे जाके अपने पढ़ाई क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में और अपने फ्यूचर में आप सक्सेस अचीव करो और सक्सेसफुल बनो। सर्वप्रथम मैं सरस्वती माता का दिल से और अपने अंतरात्मा से नमस्ते करता हूं, क्योंकि हम सभी सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई किए हैं, तो माँ सरस्वती जी का पहले कि मेरे कंठ में वो बैठे हैं, ताकि आज मैं जो बोलूँगा आप सभी के लिए वो एक मार्गदर्शन के रूप में कामयाब रहे। तो द्वितीय में मैं भारत माता का नमन करता हूँ, क्योंकि हम सभी को आज हम यहाँ पे खड़े हैं या आप यहाँ पे बैठे हैं, हम भारत देश में बैठे हैं, जो कि एक गौरव हमारा भारत देश का बहुत ऊंचा है, जिसको हमें ऐसे ही ऊंचाई में लेके जाना है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्योंकि हमें हमारा देश का नाम सर्वप्रथम ऊंचे दर्जे में रखना है। तो मैं भारत के सभी
छात्र परिषद एवं छात्रगण को यहाँ पे शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप भारत के नागरिक हैं, यही कहना चाहता हूं। और आज मैं आप लोगों को भारत सरकार में जो अपॉर्चुनिटी है, आप लोग 12th कुछ दिन में सभी लोग मेरे ख्याल से 12th में है, 11th 12th में है, तो मैं सभी को एक मार्गदर्शन के रूप में कुछ अपना एडवाइस दूंगा, जिसमें आपको वो सजेशन के रूप में आपके करियर में आप लोग अच्छे से कैसे उच्च स्थान पे पहुंच सके। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो हमें 10+2 के ये फ़ोन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, समय बहुत कम है, तो भारत का सेवा किस तरीके से किया जा सकता है। सभी लोग कुछ ना कुछ हमारे बीच में सभी लोग उपस्थित हैं, अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करके भारत माता का सेवा करते रहते हैं। यस और नो? सभी बोलेंगे मेरे साथ यस। तो हम सभी चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम करें जो हम देश का नाम रोशन करें और देश को आगे बढ़ाएं। सर्वप्रथम देश का रक्षा करना। तो देश का रक्षा किस तरीके से किया जा सकता है, कोई मुझे बताएगा हाथ ऊपर करके? किस स्तर पे देश का रक्षा कर सकते हैं? मैं इसको थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन करना चाहता हूं, ताकि आप सभी कुछ बोलेंगे तो मैं जो बोलूँगा वो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा। मैं सही कह रहा हूं? मेरे आगे बैठे हुए अतिथिगणों से मैं निवेदन करता हूं कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। यस, आप खड़े होकर बताएं। गुड मॉर्निंग। यस, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अति सुंदर, बिल्कुल, थैंक यू जी। तो इन्होंने बोला कि एनजीओ करके या तो डिफेंस में जाके और डिफेंस में जाके, सो एक चीज़ हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि डिफेंस में जाके, तो 10+2 के बाद डिफेंस में कैसे जा सकते हैं हम? आप में से सभी लोग में से कितने जने डिफेंस में जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। डिफेंस में मैं उसका महत्व बताऊंगा उसके बाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत कम संख्या देखने को मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, डिफेंस में जाना एक सर्वोच्च स्तर है, भारत माता का रक्षा करना और भारत माता को आगे लेके जाना और अपना नाम, अपना स्कूल का नाम रोशन करना, अपना माता पिता का नाम रोशन करना डिफेंस में जाके। तो डिफेंस 10+2 में कैसे जाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप एनडीए एग्ज़ाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, ये दोनों एग्ज़ाम होते हैं डिफेंस एकेडमी का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आप +2 के बाद, जिसमें आपको मैथ्स, साइंस और फिज़िक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। एनडीए जिसका होगा 10+2 में, तो वो सब उसमें जा सकते हैं, एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एनडीए में क्या होता है मैं आज आपको बताऊंगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक प्रीमियर एकेडमी है। ओके, तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी मैं बताना चाहता हूं कि एक प्रीमियर एकेडमी है जिसमें ऑफिसर्स निकलते हैं, जिनको अलग अलग स्तर पे उनको शिक्षा दी जाती है। जैसे आप अभी 10+2 के बाद एनडीए एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे तो उसमें आप बनेंगे अपना ऑफिसर इन आर्मी और ऑफिसर इन नेवी। तो उसमें आप एक कमांडर के रूप में जाएंगे। जब आपका 5 साल का, उसमें वो लोग आपको शिक्षा देंगे, एनडीए में हमारा एकेडमी आपको शिक्षा देंगे। उसके बाद आपको एक ऑफिसर रैंक में प्लेस करेंगे, जिसमें आप एक डेकोरेटेड ऑफिसर होंगे। तो मेरे ख्याल से एनडीए एक सर्वोच्च स्तर है। 10+2 के बाद आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर ग्रेजुएट हो जाए, आप पढ़ाई करके आप ग्रेजुएट हो जाएं, तो आप सीडीएस एक और लेवल का एग्ज़ाम भी होता है, उसमें भी जा सकते हैं। तो एनडीए के बाद हमारे पास अग्निवीर स्कीम है, जिसमें जो स्टूडेंट्स अग्निवीर एनडीए में नहीं जा सके वो अग्निवीर स्कीम में जा सकते हैं। अग्निवीर स्कीम में क्या क्या है हमारे पास, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। अग्निवीर में हमारे पास टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है और ग्राउंड ड्यूटी है।
तो आप जैसे भी यहाँ से पास आउट करेंगे आप एनडीए में जाके अपना सेवा दे सकते हैं एज एन ऑफिसर। अगर ऑफिसर नहीं हो सकते तो उसके नीचे आप अग्निवीर के रूप में जा सकते हैं, जिस पर अग्निवीर का जो टेन्योर है उसको पूरा कर लेंगे तो आपको जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स है उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। तो उसमें हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे सिस्टम बना रखा है कि एनडीए के बाद या तो आप जैसे ही एनडीए का एक टाइम पीरियड होता है 7 साल, हमारा अग्निवीर का टाइम पीरियड है 4 साल। तो उसको कंप्लीट करके जैसे ही आपका सर्विसेज कंप्लीट होगा उसके बाद गवर्नमेंट अपने आप आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूट करेगी। ठीक है, एनडीए के बाद और भी एग्जाम्स है, हमारे एसएससी कंबाइंड लेवल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप सभी जो हमारे 10+2 के छात्र हैं वो लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें आप दे सकते हैं। अपना एग्ज़ाम दे के उसमें एलडीसी क्लर्क और हायर डिवीज़न क्लर्क ये सब है, उसमें आप एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जो लोग इसमें ना जा सके वो लोग ग्रेजुएट एक बीएससी बीए टेक्निकल एजुकेशन जैसे बीटेक इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी है, उसमें भी कर सकते हैं। हमारे 10+2 के बाद हमारे पास रेलवेज का है एग्जामिनेशन, रेलवे लोको पायलट, जो आजकल हम देख पा रहे हैं कि देश रेलवेज में बहुत आगे बढ़ रहा है। वंदे भारत एक ऐसा एक्सप्रेस है जो कि भारत में ही बना है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना है। जो विदेश में जैसा ट्रेन है वंदे भारत हमारा वैसे ही ट्रेन है। तो आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि हमारे जो रेलवे सर्विस है, रेलवे सेवा है, वो पूरा फॉरेन स्टैंडर्ड में बनेगा। जैसे आज हम देख रहे हैं वो सारा एक 10 साल के अंतराल में बदल के हमारा देश का रेलवेज विकसित रेलवेज में काउंट होगी। तो विकसित रेलवेज में एक लोको पायलट एग्जाम होता है, तो आप वो दे सकते हैं जो कि आप एक पायलट के रूप में एक ट्रेन चलाएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है, ये है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें क्लर्क एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी एग्ज़ाम होता है हमारे गवर्नमेंट का, तो उसमें भी जा सकते हैं। और उसके बाद बैंक में पीओ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं 10+2 के बाद। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा सिक्योरिटी फोर्सेस में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी एवं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। तो हमें डिफेंस में जाने का मौका नहीं मिला, तो हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये सब हमारे पास सेंट्रल पुलिस सर्विसेज का भी एग्ज़ाम होता है, जिसमें कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आप दे सकते हैं। और अपना एक टारगेट सेट करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आपको कुछ मेहनत भी करना पड़ेगा। उसमें कुछ टाइम आपको किताबों में और स्किल में आपने को खर्च करना पड़ेगा अपना समय। जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके साथ मेरा आग्रह है कि आप स्किल भी अपना बढ़ाइए। कुछ ऐसा चीज़ देखिए, जैसे आईटी में कुछ आपका इंटरेस्ट होगा, और उसके अलावा कुछ स्किल्स में जैसे हमारा रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल इत्यादि है, उसमें थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे, कोई किसी को अपना स्किल बढ़ाना हो पेंटिंग में, किसी को अपना सिंगिंग में, डांसिंग में इत्यादि बहुत चीज़ें हैं जिसमें आप अपना स्किल बढ़ा के एक आपका एजुकेशन एक जगह पे है और आपका उसमें स्किल एक जगह है। तो स्किल बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप अपना एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसा स्किल भी पकड़िए जिसमें आप सभी कुछ स्किल, मतलब मेरा पैशन है पेंटिंग करना, तो मेरा स्किल पेंटिंग होगा, साथ में उस पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इसके अलावा मैं गवर्नमेंट जॉब का बताना चाहूँगा। हमारे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ,
ये जो चारों फोर्सेस है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 10+2। तो आप इसमें एज ए कांस्टेबल और एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ, इसमें एज ए सेलर, इंडियन नेवी में एज ए सेलर जा सकते हैं, और इसके बाद मर्चेंट नेवी में एज ए सेलर जा सकते हैं। तो ये सब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। समय की सीमा को देखते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ उपस्थित होने के लिए, और छात्रगणों को विशेषकर मैं बहुत दिल से बोलता हूँ कि आप सभी सक्सेसफुल हो और आगे जाके बहुत नाम कमाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं सूर्यकांत जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि वे अपना विषय रखें। समय सीमा 15 मिनट है, क्योंकि समय की सीमा को हमें ध्यान रखना है। शुष्क समय में अपना विषय रखें। धन्यवाद। अच्छा, इट्स ओके, फाइन। बैठ के करना ज़्यादा थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो सबसे पहले तो विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद मेरठ प्रांत के जो नए यहाँ पे भाई साहब हैं, जिन लोगों ने एक्शन लिया, क्योंकि विपिन से अक्सर मेरी ऑफिस में इस बात पे बहस होती रहती है कि बहुत बड़ा पूर्व छात्र परिषद है और सब कुछ है और लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं दुनिया जान से, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड काम नहीं होता। इवन कई बार एसवीएम के कई स्कूल में मैं गया भी हूँ, वहाँ के प्राचार्यों और प्रधानाचार्यों से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन फर्दर हम लोग उस लेवल तक नहीं ले जा पाए जिस लेवल पे मैं सोचता हूँ। तो वैसे मैं महाकौशल प्रांत से हूँ, तो अभी मैं दिसंबर में जाने वाला हूँ, तो वहाँ के जो समन्वयक और संगठन मंत्री उन सबसे बात करके वहाँ पे भी कुछ इस प्रकार का एक्शन शुरू करना चाहूँगा। तो सीधे आता हूँ मुद्दे की बात पे। राहुल जी ने बड़ा क्लियर कट यहाँ पर मैटर रख रखा है, लक्ष्य करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। लक्ष्य का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे बात करूँ, जैसे हम लोग कॉरपोरेट में बात करते हैं कि लक्ष्य को हम लोग बहुत अलग अलग हिस्सों में भी तोड़ते हैं, विज़न, मिशन, टारगेट, गोल। तो वो हर किसी की एक समय सीमा होती है। तो एक गोल होता है जो कि बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जो हम 2 से 3 महीने के लिए तय करते हैं, फिर उसके बाद ये 5 से 6 महीने और सालों तक भी जाता है। विज़न मिशन इज़ फॉर लाइफ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी जो भी बातचीत हुई, जैसे कि बताया गया कि भाई सरकारी में अगर आपको जाना है, गवर्नमेंट में कुछ करना है, तो उसके लिए ऑप्शंस हैं, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें आप लोग के पास में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि व्यक्ति उसको चुने कैसे और वो उसमें आगे बढ़े कैसे। जब मैं अपने 11th-12th में था, तो था 1998 समथिंग, 24-26 ईयर्स बैक मैं स्कूल्स में था, तो तब मेरे पास एक बड़ा मज़ेदार सा प्रश्न आया कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। तो एक साइकिल का उदाहरण दिया गया कि साइकिल में मैंने बोला कि करियर, तो उन्होंने क्या किया, साइकिल में पीछे कैरियर फिट कर दिया, लेकिन उसमें स्टैंड नहीं था। तो मैंने कहा यार बिना स्टैंड के साइकिल बेकार है, ना बैठाल तो लोगे, पीछे बैठ भी लोगे, लेकिन होगा क्या जब मैं गाड़ी को कहीं खड़ी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है हम स्टैंड लगा देते। उन्होंने स्टैंड लगा दिया, लेकिन करियर हटा दिया। यार करियर तो स्टैंड तो लगा दिया है तुमने, लेकिन करियर ही नहीं है, तो फिर मैं बाकी सब चीज़ों को कैसे लेके चलूँगा। तो या तो करियर हो सकता है या स्टैंड हो सकता है। अब स्टैंड मतलब क्या कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो आपका लाइफ जो है वो सेट है, यही दिमाग में रहता है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो महत्वाकांक्षी और बड़े बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं, वो करियर की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के लोग करियर की तरफ ओरिएंटेड नहीं होते हैं, लेकिन मूल रूप से ये देखा जाता है कि रिसर्च, अनुसंधान या इन सब चीज़ों में जाते हैं, वो करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। फिर बात आती है कि भाई चलिए बड़ा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, जैसे सर ने बताया भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है और काफ़ी कुछ है, लेकिन आप लोगों के साथ में समस्या क्या है ना, आप लोग अपने कंपटीशन को क्वांटिफाई नहीं करते। क्वांटिफाई करने का मतलब, जैसे आज ये व्यवस्था हुई है जिसमें हम लोग आ जाके आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया था नियर अबाउट 2004, 2005, अराउंड 2000 के आसपास।
आज हम लोग अपने 19-20 साल के एक्सपीरियंस लेके यहाँ बैठे हैं और आप लोग को अपने एक्सपीरियंस की तरफ से कुछ देने के लिए आए। उससे पहले हम लोग भी वहाँ बैठे हुए थे और जब हम लोग को कोई ज्ञान देने आता था तो पूरे टाइम में से लगता था स्कूल आए क्यों यार, वैसे ही कम जो दीदी और आचार्य जी जो दे रहे थे वो कम पड़ रहा था जो इन लोग को और बुला लिया। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि अभी आपने बड़े क्या प्रिजर्व्ड इन्वायरमेंट में, बड़े सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आचार्य और दीदी लोग सब देख रहे हैं, आपका जो भी प्रगति पत्र होता है उसको देखा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती है ना। लेकिन 12th के बाद जैसे आप कॉलेज में आओगे ना तब पूरी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। तब आप प्रोफेसर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आप पास कर रहे हो कि नहीं आ रहे हो, वहां पे ना सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। और वहां से फिर शुरुआत होती है जीवन के सही जो आपको अनुभव मिलना शुरू होते हैं ना कॉलेज के बाद। जैसे हम लोगों ने बीकॉम किया था, हमें पता ही नहीं था कि हमने बीकॉम किया क्यों असलियत में, क्योंकि मेरे घर में सब लोग कॉमर्स कर रहे थे। उन्होंने कहा कॉमर्स बड़ी अच्छी चीज़ है, कर लेना चाहिए। एक दो प्रोफेसर भी बन गए थे हमारे घर में, तो हमने कहा यार कॉमर्स ही कर लेते हैं, चलो नई चीज़ आई है मार्केट में, कॉमर्स कर लेते हैं। जब कॉमर्स कर लिया तो उसके बाद समझ में आया कि यार फिर उसके बाद अगर बहुत अच्छे लेवल पे जाना है तो CA कर लो, CWA कर लो। लेकिन उसमें फिर काउंटिंग करी तो पता चला कि 7 से 8 साल लगेंगे, उसके बाद जाके एस्टैब्लिश होगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने दूसरे रास्तों के ऊपर करना शुरू किया। लेकिन आपके पास में आज ये पूरा मंच है जो आपको ये बताने के लिए ऑलरेडी खड़ा है कि आप चूज कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को, विकल्प को चुनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी स्तर पे जा रहे हो वहां पे बेसिक कैलकुलेशंस क्या है। कंपटीशन की बात करते हैं, जैसे आप लोग सुनने में आता है ना, आप लोगों का कंपटीशन बहुत है। क्या है कंपटीशन, कितना कंपटीशन? PCM के छात्र हैं आप लोग, है ना? पूरे इंडिया में PCM में आज की डेट में कितने छात्रों ने रजिस्टर्ड किया होगा जो 12th में PCM में होंगे? अभी पता है आप लोगों को? मैं बताता हूं, रफली 2.5 करोड़। कितने? 2.5 करोड़ बच्चे मैथ्स की क्लास में अभी हैं ऑल ओवर इंडिया में, सभी बोर्ड्स मिलाकर। अब इसमें से IIT JEE में कितने बच्चे आते हैं? 10 से 11 लाख, 12 लाख। 2.5 करोड़ से कितने? 12 लाख। और वो कितनी IIT और JEE की सीट्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं? सब मिला के 56,000 है, और उसमें से टॉप जो है वो शुरुआत की 5 से 6,000 है। उसमें अगर आप सेट हो गए तो बढ़िया है, अगर नहीं हो पाए तो 2.5 करोड़ से 15 लाख, 15 लाख से 6,000। कंपटीशन का रेशियो देख रहे हैं? चलिए, कोई कहता है कि हमको ये भी नहीं करना यार, हम तो बस सिंपल BSc BBA BCA करते BTech करके आगे बढ़ेंगे और देखा जाएगा, जीवन में जाएगा। हम तो क्या कहते हैं ना, वो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और बड़े जिजीविषा है हम तो बिल्कुल एकदम भारत माता के सपूत हैं और लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। ये सब प्लान्ड अप्रोच से होता है। सेना ऐसे जाके खड़ी नहीं हो जाती युद्ध में कि जाके खड़ी हो गई और तुरंत युद्ध छिड़ गया और सबने उठा के एक दूसरे पे फायर शुरू कर दिया। प्लानिंग होती है। तो अगर मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद की दुनिया दिखाता हूं, ग्रेजुएशन के बाद में हर साल जॉब मार्केट में 12.5 करोड़ स्कॉलर्स, कितने? 12 करोड़ स्कॉलर्स जॉब मार्केट में आते हैं जॉब लेने के लिए। और सब कुछ जोड़ जाड़ के फ्रेश जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं, इसमें लैटरल और रेफरल हायरिंग को मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट की तरफ से हूं तो मैं आपको पूरा पर्सपेक्टिव दिखा सकता हूं। सारी जॉब को जोड़ जाड़ के 5.5 से 7 करोड़ जॉब, प्लस माइनस 1 और 2 करोड़, इतनी जॉब मार्केट में जॉब रहती हैं। 12.5 करोड़ से प्लस माइनस 1 और 2 करोड़, 7 करोड़ के आसपास। तो फिर वहां पे भी अब आपको इन 7 करोड़ की लाइन में खड़े हैं या आप उन बाकी 5.5 करोड़ की लाइन में खड़े हैं, ये तय होता है आपके स्किल बेस से। अब स्किल क्या होती है, बहुत सरल शब्दों में समझाता हूं। अभी आप फोन कौन सा है, सैमसंग का चल रहा है S24, सबसे टॉप मॉडल वही चल रहा है, ठीक है।
अब अगर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे और ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो लगभग 5 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होगा। तब तक समय क्या हो चुका होगा? 2029 में S2040 चल रहा होगा, S40 चल रहा होगा। ठीक है, तो अभी आप जो किताबों में पढ़ रहे हो वो किसके बारे में पढ़ पा रहे हो? किताबों में, करिकुलम में, कोर्स करिकुलम में ज्यादा से ज्यादा S10 या S15 के बारे में होगा, और मार्केट में चल के रहा होगा उस वक्त S40। तो जब आपने पढ़ा है S15 और S20 तक है और मार्केट में चल S40 रहा है, तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं? स्किल गैप। जैसे S24 आज आ गया मार्केट में, लेकिन अभी इंडस्ट्री में किस व्यक्ति की जरूरत है जो S30 बना सके? लेकिन आपको तो अभी सिर्फ S24 यूज करना भी नहीं आया, तो कैसे चलेगा? तो इस सब को ध्यान में रखते हुए HCL ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है, इसे बोलते हैं HCL TechBee। इसमें हम 12वीं के बाद PCM के छात्रों को अपने हायर करते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद में शुरुआत की 6 महीने की ट्रेनिंग उनकी होती है HCL के कैंपस में, वो कहीं पे भी हो सकती है, मदुरई, विजयवाड़ा एंड हियर एंड देयर। उसके बाद 6 महीने की OJT होती है। OJT में हम आपको 10,000 रुपीज स्टाइपेंड भी देते हैं। OJT मतलब लाइव क्लाइंट्स के साथ में आपको लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे होंगे 12th के ठीक 6 महीने बाद। IT इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि आप में काम करने का एप्टीट्यूड होना चाहिए। डिग्री हम दिला देंगे आपको, उसकी परेशान मत होइए। अगर आप में काम करने का, लर्न करने का एटीट्यूड है तो आप इसमें जा सकते हैं। फिर पूरे 1 साल की ट्रेनिंग के पश्चात आप HCL के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाते हैं, यानी आपकी जॉब सिक्योर्ड। और अभी मैंने ग्रेजुएशन की बात शुरू नहीं करी है। 12वीं के बाद सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आप सीधे बनेंगे HCL के फुल टाइम एम्प्लॉय। 18,000 रुपये महीने से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, मिनिमम बता रहा हूँ। उसके बाद हर साल आपकी सैलरी ग्रोथ होगी, प्रमोशंस होंगे, और एक नॉर्मल कैंडिडेट जब अपना ग्रेजुएशन करके निकल रहा होगा, आपकी सैलरी नॉर्मल बीटेक कैंडिडेट से कई गुना ज़्यादा होगा। अब आते हैं ग्रेजुएशन पे, क्योंकि इंडिया में है तो डिग्री तो लेना है। तो डिग्री भी चलो हमने कहा आपको HCL की तरफ से डिग्री भी दिलवाते हैं, IIT गुवाहाटी से, IIT कोट्टयम से और बिट्स पिलानी से। वो डिग्री भी हम ही दिलवाएंगे। किसी को AI और डेटा साइंस में जाना है, IIT गुवाहाटी से करवा देंगे। किसी को बिल्कुल एमटेक और टैक डिग्री के ही एकदम मोह है तो चलिए IIT कोट्टयम से करा देंगे। और उसे पूरा ओवरऑल कंप्यूटर के बारे में जानकारी चाहिए तो उसे बिट्स पिलानी से करवा देंगे। सैलरी हम दे ही रहे हैं, HCL में आपकी जॉब लगी हुई है। ग्रेजुएशन भी हम सुपर एरिया से करा रहे हैं, चलिए हम आपको एजुकेशन अलाउंस भी देंगे। बिट्स पिलानी में पूरा इस कोर्स को करने की फीस है 4 साल की 2,42,000, जिसमें से 1,40,000 तो कंपनी दे देती है। और सैलरी आपको अलग मिल रही है, ग्रोथ अलग हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि आपका नॉलेज बेस खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो मार्केट में, इंडस्ट्री में चल रहा है आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, उसी पे काम कर रहे हो। फेसबुक, मेटा, गूगल, इन सब के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिन्हें आप डे ऑन डे बेसिस पे यूज कर रहे हो। और लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये फी बेस्ड है। उसके पीछे कारण, शादी का खाना मैं ये हर जगह यूज करता हूं, क्योंकि हम जब शादी में खाना खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक प्लेट में सब भर लेते हैं। और जब तक यानी गुलाब जामुन में दही बड़े का स्वाद ना आया तब तक मजा ही नहीं आता। होता है ना, पुलाव में पनीर घुसा हुआ है और दही बड़े में कुछ और घुसा हुआ, वी एंजॉय दैट। लेकिन जब वही खाना हम अपने रेस्टोरेंट में खाते हैं पेमेंट करके, तो क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, उसे उतनी तवज्जो देते हैं, और बच जाता है तो लेके घर आते हैं, फिर दूसरे दिन गर्म करके खाते हैं, क्योंकि उसमें क्या लगा है। तो हमारी भी जो फीस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, आराम से आप उसे पे कर सकते हैं। 1,40,000 है, इनिशियली आपको सिर्फ 30,000 पे करना होता है, बाकी सब लोन पे चला जाता है। और वो लोन भी आपका तब कटना शुरू होता है जब आपको HCL सैलरी देना शुरू करती है। और उसके अलावा आपको स्टाइपेंड के 60,000 अलग मिलेंगे, और सो एंड सो फोर्थ। यानी कि आप जो भी 0 डे में आज आप पे कर रहे हो, वो आने वाले 1 से 1.5 साल में कंपनी आपके अकाउंट में वापस डाल देगी।
लेकिन सिर्फ फीस लीज लिए जा रही है क्योंकि आपकी जेब से थोड़ा सा पैसा निकलेगा ना तो आप उसकी कदर करोगे। तो ये एक नया ऑप्शन है जो कॉरपोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में अपने करियर को स्पेशली बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे पास एसवीएम के छात्र नहीं है, मेरे पास एसवीएम के बहुत छात्र हैं। टोटल 12,500 के आसपास स्कॉलर्स जो हैं वो टैगबी में अपने करियर को बढ़ा रहे हैं और उसमें से नियर अबाउट पैन इंडिया बेसिस पे 2000 एसवीएम के छात्र हैं जो कि अपना करियर हमारे साथ बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये 2000 की संख्या बढ़ के 5-10 हज़ार तक जाए और बाकायदा हम एसवीएम के स्पेशली कुछ नए प्रोग्राम शुरू करें जिससे आप लोग की स्पोकन इंग्लिश और बिगनर लेवल पे आप लोग का आईटी जो है वो और बेहतर हो सके। तो आई होप जो मैंने आज आप लोग के सामने बात रखी वो आप लोग को थोड़ा सा फर्दर चीज़ों को समझने में मदद कर सकेगा और आप लोग को करियर के बेटर अपॉर्चुनिटी को चूज करने में हेल्प करेगा। थैंक्स अलॉट एवरीवन, थैंक्स अलॉट। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी भाई साहब का। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर मुकेश खंडेवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना बच्चों के मध्य विषय रखें। एक बार सभी बच्चे ऐसे हाथ करेंगे ऊपर, चलो करो स्थबा। वी कॉल इट आई ब्रेकर। 2 सेशन हो गए, कुछ को नींद आ रही होगी तो उसके लिए ज़रूरी भी है ना। और मैं हूँ प्रोफेसर, मैं ज़्यादा नहीं पकाने वाला हूँ। एक चीज़ बेटा आप लोगों ने देखी होगी कि आजकल ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल, ऑटोमेटिक लाइट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर मैं ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल की बात करूं कि ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल में क्या है कि किसी ने दरवाजे पर कोई है वो अपने आप खुल जाएगा। अगर आप एक्सेस देते हो उसे, अंदर से मोबाइल से दे सकते हो और वो अंदर आ जाएगा बंदा, नहीं तो वो नहीं खुलेगा। उसमें और एडवांस लेवल की बात करते हैं, आप अपना वॉइस कमांड भी डोर पर बोल सकते हो। अगर कोई डिलीवरी पर्सन आया है वो अपना पैकेज रख के जा सकता है और वो अगर आपको नहीं खोलना है तो आप डोर ना भी खोलें। टेक्नोलॉजी से आता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो ऐसी बातें ही करूँगा। अब बेटा एक चीज़ आती है विज्ञान, आविष्कार या अभिशाप। ये एक बहुत सोचने वाला विषय है। टेक्नोलॉजी इज नॉट फॉर एवरीवन, एवरी टेक्नोलॉजी इज नॉट फॉर एवरीवन। जो डोर कंट्रोल है वो 10, 12, 20, 22 साल के नौजवानों के लिए नहीं बने हुए हैं। वो शायद दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंशन की गई होगी। तो क्या टेक्नोलॉजी आपके लिए है, क्या टेक्नोलॉजी आपके लिए नहीं है, ये बहुत मायने रखने वाली बात है। तो कौन सा कैरियर आपके लिए है, कौन सा कैरियर आपके लिए नहीं है, ये सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करना होगा। अब जैसे हमारे फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने आपको बताया कि 12वीं के बाद में आपके पास में सरकारी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास में एनर्जी है, आई कॉल यू एनर्जी, आई कॉल यू ब्रेन्स, जो कल को पॉलिसी मेकिंग करके इंडिया का फ्यूचर बदलने वाले बच्चे हैं, मैं आप लोगों को ऐसे देखता हूं। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो ब्रेन भारत के प्रधानमंत्री के साथ में बैठ के भारत का फ्यूचर निर्माण कर सकता है वो 12वीं के बाद में एमटीएस ज्वाइन करे। ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। सब चीज सबके लिए नहीं है। मेरे लिए क्या सुटेबल है, मेरे परिवार मुझे कहां तक सपोर्ट कर सकता है, मेरे परिवार की स्थिति कहां तक है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि 12वीं के बाद में अपना कैरियर रुक गया तो रुक गया, ये नहीं होना चाहिए। आपको चूज करना पड़ेगा। दूसरा जो मैं सबसे पहले एडवाइस देता हूं, 15 मिनट का समय है, 5 मिनट में ऐसे बोलूंगा, बाद में फिर मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को बताने के लिए, कहां कहां पर आपको जाना है, कहां कहां पर जॉब की आपकी अपॉर्चुनिटीज है, कैसे आपको किस गोल में जाना है। दूसरा, बॉलीवुड देखना बंद कर दो। पहले जो वॉर होते थे वो सीमाओं पर वॉर होते थे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रहा है। आज की डेट में जो वॉर होते हैं ना वो यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस इनकी फॉर्म में होते हैं
किसी देश को बर्बाद करना है, उसके यूथ को बर्बाद कर दो, देश अपने आप 20-25 साल बाद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, आप लोग, आप नहीं, जो यूथ यूट्यूब और शॉर्ट वीडियोस देख रहा है ना, जब उनके हाथों में देश जाएगा तो एक दिन, तो फिर क्या होगा किसी देश का, वो आप सोच सकते हो। तो ये सोची समझी साजिश, कई और विदेशी और बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे आप सोच सकते हो। विषय आपके सामने रख के आगे बढ़ता हूं, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें बोला गया था कि बच्चों के ब्रेन पे प्रेशर मत डालो, उन्हें आराम से खिलने दो। बिल्कुल गलत। मैं बोलता हूं बच्चों को पहले से ही डायरेक्शन दो। आपका मोटिव, आपका एम जितना नैरो होगा, यू विल बी मोर फोकस्ड। जैसे टॉर्च जलाते हैं ना, टॉर्च का आगे का मुंह फोकस्ड रखते हैं, तभी तो आप देख पाते हो। अगर टॉर्च का आगे वाला जो लेंस है वो हटा दो, फिर उसे जलाओ, तो वो इतने दूर तक प्रकाश नहीं कर पाएगी, इतनी दूर तक लाइट नहीं भेज पाएगी। तो यू शुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर एम। बचपन में, अभी आपका बचपन चल रहा है, बचपन थोड़ा सा एंड हो रहा है, आप किशोर अवस्था की तरफ जा रहे हो। अपने एम को जितनी जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। जितनी जल्दी डिसाइड कर लो कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, किस कैरियर में जाना है, किस जॉब में जाना है, मुझे क्या करना है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं इसको सॉर्ट करता हूं। जब आप 70 साल की उम्र में बैठ के अपने 60 और 65 साल की एज के बारे में सोच रहे होते हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपने समाज के लिए कुछ किया है, मैंने अपने परिवार के लिए किया है, मैंने एक गांव के लिए किया है। एक आप चीज ये देखो, अभी भी हम लोग देखते हैं किसी गांव से कोई बच्चा IAS ऑफिसर बनता है, पूरा गांव सेलिब्रेशन करता है ना? हाउ मेनी एग्रीज विद मी? करता है ना? क्यों करता है? एक उम्मीद होती है कि ये ना गांव के लिए कुछ करेगा बच्चा, ये समाज के लिए कुछ करेगा बच्चा। उनको क्या मिलने वाला है गांव वालों को? कोई एक पहलवान जीतता है, पूरा गांव खुशी मनाता है। तो ये एक समाज है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम कोई जानवर नहीं है जो केवल अपने लिए बने, केवल अपने लिए पढ़ें। एक सेशन अभी आपका और होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि विदेशों में कैसे आप जा सकते हैं। बट विदेशों में जाना क्यों है? कुछ सीखने के लिए जाना है, बट वहां पे जाके ही नहीं रह जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास में बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, इसरो के बहुत सारे साइंटिस्ट आप देख लो जिनके पास में लाइव एग्जांपल्स थे, ऑफर्स थे, वो नासा ज्वाइन कर सकते थे। वो क्यों नहीं गए नासा? सब कुछ अमेरिका में ही मिलेगा क्या? ये बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, अपना ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाइए। वापस आके अपने देश को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने परिवार को अपनी सेवाएं दीजिए। ये मेरा सबसे पहला आग्रह है आपके लिए। अब आते हैं आगे PCM के लिए। PCM के बारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो पहले बहुत सारी कोर्सेज थे, वो कोर्सेज ऑब्सलीट होते चले गए। अभी सूर्यकांत सर ने भी बोला कि भाई जो टेक्नोलॉजी आप आज की डेट में स्टैंड कर रहे हो, जब तक आपका कोर्स पूरा होगा तब तक आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाएगी। आपको अपडेट अपने आप को करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूं। ये बहुत जरूरी बात है, बट मेरा ये कहने का मतलब आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं है। एक कहानी सुनो। एक राजा थे, उनके राज दरबार में बड़ा महान मंत्री था तेनालीरामा, है ना? राजा का नाम क्या था? राजा कृष्णदेव राय। बहुत विद्वान थे खुद भी, और तेनालीरामा तो सर्वश्रेष्ठ। राजा ने एक लाइन खींच दी और तेनालीरामा से कहा कि तेनालीरामा, इस लाइन को ना काटा जाए ना मिटाया जाए, ये लाइन छोटी हो जाए। तेनालीरामा ने दिमाग लगाया, उसके बराबर में एक और लाइन खींच दी। पहले वाली लाइन छोटी हो गई। ठीक है, अब इस कहानी को कई लोग किसी और राजा से भी जोड़ते हैं, बट वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब चलो मेन बात पर आते हैं। आपका कैरियर है, आप अब तक यहां तक बढ़ चुके हो, वो एक लाइन है जो खिंची हुई है, वो ना काटी जा सकती है ना मिटाई जा सकती है। नाउ व्हाट टू डू, नाउ व्हाट टू डू, है ना? अब दोबारा से कोई 10th 12th करोगे क्या? अगर मान लो अभी मैं आपको बायो के कोई रिसर्च का एरिया बता के चला जाऊं, तो आप ये सोचोगे क्या कि बायो तो सर मैंने ली ही नहीं, तो दोबारा से 10th कर लूं क्या? या फिर कोई और 3rd पर्सन कभी आपको आएगा, कल को कोई कैरियर काउंसलिंग करेगा, परसों को किसी आप
आप किसी और के टच में आओगे तो जो जैसा बता देगा वैसे उसके साथ में चल नहीं देना है, अपना पर्सनल एक्सेस करना है, अपने परिवार की स्थिति, अपनी स्थिति, अपना मन, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, जो बड़ी लाइन खींची गई वो बड़ी लाइंस आपके स्किल्स की लाइन है। आपको डे बाय डे अपने स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो छोटी लाइन खिंच चुकी है उसको आप ना मिटा सकते हो। जिस परिवार में जिस स्थिति में आप हो प्रेजेंटली, है ना, आधे बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप को दोष देना शुरू कर देते हैं कि मेरी किस्मत फूटी थी जो मुझे इस परिवार में भेज दिया। अरे नहीं, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है अगर कोई ऐसे सोचता है तो। अपनी मेहनत करो, अपने स्किल्स की लाइन खींचो। नहीं हो सकता जिस परिवार में आगे भगवान ने जिसमें भेज दिया वही डेस्टिनी है, बट हिम्मत नहीं हार सकते, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो अब एक चीज ध्यान में रखते हुए कि सारी चीजें सबके लिए नहीं होती हैं, अपने लिए चूज करनी है। क्या डायरेक्शन चूज करनी है, अपने हिसाब से देखो, अपने इंटरेस्ट से देखो। हम लोगों को आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो, ये नहीं कि ये बस 15 मिनट का कार्यक्रम था, 15-15 मिनट के सारे स्पीकर्स थे तो बस अब हम उनसे बात नहीं कर सकते। आप बात कर सकते हो किसी भी तरीके से, हमारे ऑफिसेज में आ सकते हो, हमें ईमेल लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि क्या क्या कोर्सेज आपके हो सकते हैं। एक कोर्स देखो, एमएनसीज में अगर आपको जाना है, एमएनसीज में जिसको काम करना है वो सूर्या भैया ने बताया, वो मुझे भी थोड़ा ठीक लगता है ना। बीटेक करने के बाद में अगर आपका एमएनसी में जाने का एम है आप कर सकते हो। अब जिसको एमएनसी में नहीं जाना है, अच्छा एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। एक चींटी है, मान लो चींटी ऐसे कहीं जमीन में चल रही है। अब उसको दूसरी चींटी ने बताया कि यहाँ पर टेबल के ऊपर बड़े मजे हैं, बहुत अच्छा होता है। अब उसे खुद भी नहीं पता बताने वाली चींटी को कि क्या अच्छा होता है, क्या बढ़िया होता है। ठीक है, अब वो पहली वाली चींटी ने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत कर करके, और 2-4 बार गिरी, 10 बार गिरी नीचे करके अब टेबल के ऊपर पहुंच भी गई। अब टेबल के ऊपर पहुंचने के बाद में क्या, वहां पर खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो बिना सोचे समझे किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पहले हमें कैरियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, हमें चिंतन मनन की जरूरत पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब इस चींटी के विषय में मैं बस ये बताना चाहता हूं कि आपको एक बंदा मिलेगा, कोई भी, वो कहेगा यार यहाँ इंडिया में कुछ नहीं है, विदेशों में बड़े मजे हैं, विदेश में चलते हैं। तो वो विदेश ना बस एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर वहां पर कुछ खाने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहां पर कुछ मिठाई रखी है या नहीं रखी है, कैसे जीवन यापन होगा, क्या होगा, बिना सोचे समझे हमारा यूथ बस चल देता है विदेश में। ये बहुत एक सोचने वाला विषय है। हमें अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि को अपने देश में ही रखना चाहिए। हमारा पढ़ा लिखा वर्ग अगर विदेश में चला जाएगा सारा का सारा, और हम अपने देश की कमान कुछ अनपढ़ और कम पढ़े लिखे नासमझ लोगों के हाथ में छोड़ के चले जाएंगे, और फिर बाद में विदेश में बैठ के हम कहेंगे ओहो देखो इंडिया में तो ये होता है। मैं विदेश में रह के आया है ना, यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, और भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला। वहाँ पर आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक तो वो जो हर बात में ये बताते रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे, देखो इंडिया में ये होता है, यहाँ पे ये होता है, इंडिया में ये होता है, ये होता है। क्योंकि वो अपने आप में कहीं ना कहीं मन में अभी तक अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि क्या मैंने यहाँ पर आकर सही किया। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आप लोग बीएससी बहुत सारे कोर्सेज में अब नई आ गई है, मतलब ऑनर्स बीएससी आप कर सकते हो बहुत सारे कोर्सेज में। इवन जिनके पास में बायोलॉजी नहीं है वो भी बायोमेडिकल में जाके बीएससी कर सकते हैं, नर्सिंग में बीएससी कर सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि भाई मैं कहीं बहुत आगे नहीं जा पाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जॉब करनी ही पड़ेगी, तो उनके लिए ऐसे करके सोचना पड़ सकता है। बहुत नई नई ब्रांचेस में बीएससी आ गई है, वो भी आप कर सकते हो। बीटेक के लिए आपको जेई मेंस देना चाहिए। जेई मेंस, अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जेई मेंस दे दिया, बच्चों को नहीं पता है कि क्या करना है आगे। आपको आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म्स अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास में अभी मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक हूं तो 23 आईआईटी हैं
31 NIT हैं, बहुत सारे IIITs हैं, बहुत सारे IIITs के बाद में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं जहां पर इंजीनियरिंग होती है। फिर उसके बाद में स्टेट फंडेड कॉलेजेस हैं जहां पर इंजीनियरिंग होती है। हमें ये सब टारगेट करने चाहिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो आपको बहुत फायदे होते हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग आपको प्लेसमेंट, इमीडिएट प्लेसमेंट दिला सकता है, बट उसके भी बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। आपको मेरी बात शायद अभी ये इतनी अच्छी ना लगे, जितने अच्छे चलो ठीक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं, IITs, NITs, IIITs से। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट फंडेड। इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, उनमें सीटें खाली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता है कि उनमें एडमिशन कैसे लेना है। अब ये बताओ, DTU में कैसे एडमिशन होता है? दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है? जैक दिल्ली। तो दिल्ली के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके लिए आपको जैक में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको जेई मेंस देना पड़ेगा। तो जेई मेंस देना है, जेई मेंस के बाद में अलग अलग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जितनी भी NITs, IIITs, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए जोसा का फॉर्म भरना है। जोसा काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, ठीक है, उनमें जोसा के थ्रू होगा। CSAB, अगर कोई हमारे बच्चे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं या फिर कुछ स्पेशल जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बच्चे हैं, और एक दो और पॉइंट्स हैं उसमें, जैसे उनके पिता माइग्रेंट्स वगैरह हैं, तो वो भी CSAB की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं। जिसके बच्चे के मेंस में अच्छे नंबर आते हैं वो जेई एडवांस देके IIT में एडमिशन ले सकता है। अब बीटेक कर ली, बीटेक के बाद में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? बीटेक के बाद में अब अच्छा 12th के बाद में एक ऑप्शन आ रहा था कि आप NDA करके डिफेंस ले सकते हो। मैं उसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं। देखिए, आपने 12th किया, NDA के बाद में NDA में क्या होगा? NDA में एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में 5 दिन का SSB होगा, 5 दिन का SSB होगा। उसमें अगर आप पास होते हो तो आपकी रैंक बनेगी, मेडिकल के बाद में यू विल बी अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट, ठीक है। जो बच्चे BSc करके जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करके जाना चाहते हैं, वो क्या दे सकते हैं? CDS दे सकते हो। CDS का रिटन होगा, रिटन के बाद में 5 दिन का SSB होगा, SSB के बाद में अगर आपकी रैंक बनती है यू कैन ज्वाइन। अगर आप बीटेक करते हो तो बीटेक में टेक एंट्री डायरेक्ट होती है, उसमें आपको रिटन नहीं देना। अगर किसी ने बीटेक किया हुआ है तो वो डायरेक्ट SSB में पार्टिसिपेट कर सकता है। कहां कहां पर SSB होगा? आर्मी के लिए होगा, डिफेंस में, ठीक है, एयरफोर्स के लिए होगा। एयरफोर्स एक रिटन लेती है, बट वो बहुत इजी सा रिटन होता है। अगर आपका मैथ्स और जो एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। नवल, नेवी और कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड में भी आप SSB के थ्रू डायरेक्ट टेक एंट्री ले सकते हो। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं, बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं। एक रेलवे में स्पेशल इंजीनियरिंग हो रही है, गुजरात में एक यूनिवर्सिटी खुली है सरकारी, है ना। रेलवे का इतना ब्राइट फ्यूचर है। इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेन, यहां पर जो पॉल्यूशन की समस्या है, पॉल्यूशन में सारे प्राइवेट व्हीकल्स, सब लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके चल रहे हैं, बिकॉज हम लोगों के पास में पब्लिक कन्वेंस इतने अच्छे नहीं है। उसका एक सॉल्यूशन जो विदेशों को भी दिख रहा है और भारत को भी दिख रहा है आगामी वर्षों में, वो रेलवे है। जैसे आप देख भी रहे हो कि डे बाय डे मेट्रो बढ़ रही है, हर सिटी, हर स्टेट मेट्रो को अडॉप्ट कर रहा है, सारी चीजें मेट्रो से कनेक्टेड हो जाएंगी तो इजी गोइंग हो जाएगा, है ना। तो रेलवे में आपके बहुत सारे फीचर्स हैं। मेट्रो की बात की, बीटेक के बाद में आप मेट्रो में भी जा सकते हो। बट हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं जनरली कि भाई मेरा IIT में हो गया, मेरी खुद भी एजुकेशन IIT से हुई है, मेरा IIT में हो गया, IIT में जाने के बाद में मैंने आराम कर लिया, अब आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। आप अपने अपने स्कूल में टॉपर थे, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है, देन यू कांट डू एनीथिंग। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम जरूर है, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो ना किसी चीज के लिए, आप एग्जाम ही नहीं दे सकते, तो फिर आप कहते रहो कि यार सब लोग कहते थे तेरे में बड़ा टैलेंट है, अब मैं तो एग्जाम ही नहीं दे सकता। सो मेंटेन योर
परसेंटेज। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें आप परसेंटेज आपकी नहीं होगी तो आपको रिटन नहीं दिया जाएगा, आप आगे इंटरव्यू में जा ही नहीं सकते, रिटन में अपीयर ही नहीं हो सकते। इसरो में एग्जाम देने के लिए 75% आपकी मैंडेटरी होनी चाहिए। मेट्रो का एग्जाम देने के लिए पहले 75 था, अभी शायद 70 हो गया है, 70% आपका होना चाहिए। तो ये भी ऐसी चीजें हैं। बीटेक के बाद में एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज आप कर सकते हो, ईएस उसको बोलते हैं। और हमारे टाइम पे ये बोला जाता था कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालते हो और आप रेलवे में डीआरएम बनते हो, अभी वो माहौल चेंज हुआ है कि लाल बत्ती और विशेष अधिकार वाला के किसी ऐसे अधिकारी को विशेष अधिकार नहीं देने चाहिए कि व्यक्ति में कहीं दोष ना आ जाए, ऐसे करके चेंज आया है बहुत सारा। पर पहले के ज़माने में जो डीआरएम बन जाता था उसका एक अलग डब्बा ही लगता था। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपका डब्बा लगेगा, तब आप ट्रैवल करोगे, पूरी की पूरी बोगी डीआरएम के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसी जॉब्स भी हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज कर सकते हो। इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा आप पीएसयूज में जा सकते हो। जितनी भी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंजीनियरिंग में डील करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, पीएसयू। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे आपको सीयूईटी देना होता है। सीयूईटी क्या हो गया? कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ऐसे ही बीटेक के बाद में एक और एग्जाम हो गया है जिसको हम कॉमन बोलते हैं गेट। गेट किस लिए होता है? गेट एंट्री के लिए होता है ना। तो पहले क्या होता था, आपको ओएनजीसी में जाना है तो अलग ओएनजीसी एग्जाम करा रही है, आपको रेलवे में जाना है तो वो अलग एग्जाम करा रही है, आपको किसी गेल में जाना है तो वो अलग एग्जाम करा रहा है, बेल में जाना है तो बेल अलग एग्जाम करा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, गेट आप दो, गेट में पूरी मेहनत करो, गेट की मेहनत में आपके नंबर आ जाते हैं, देन यू कैन अपीयर इन द इंटरव्यू। आपको अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, अलग अलग रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो गेट जरूर देना है। मैंने मेंस की बात कर ली थी, जेई मेंस की बात कर ली थी। सीयूईटी जरूर देना है, सबको देना है, ये जरूर ध्यान रखना। सीयूईटी अगर भरने में नहीं आ रहा है, फॉर्म भरने में नहीं आ रहा है, हम लोगों को फिर से कॉल करो, अपने आचार्य जी को बोल दो, प्रधानाचार्य जी को बोल दो, एक स्पेशल सेशन हम उसी पे करा लेंगे कि सीयूईटी में फॉर्म कैसे भरना है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, अब क्या होता था, यहां उत्तर क्षेत्र का बच्चा साउथ में नहीं जा सकता, साउथ की यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं है, जा नहीं सकता का मतलब क्या है, पता नहीं है तो नहीं जा पाओगे। अब क्या होगा, पूरा कॉमन हो गया, एक आपने एग्जाम दे दिया, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब एग्जाम देने के बाद में फिर से वही बात आती है, काउंसलिंग में अपीयर होना है। सारी यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग अलग अलग है, सारी यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग अलग अलग है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में जाओगे, जामिया में जाना है जामिया की काउंसलिंग में जाओगे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज। अब देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, जब भी आपको कोई इंस्टीट्यूट चूज करना होता है, यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है, तो उसकी वर्ल्ड लेवल रैंकिंग जरूर हमें देखनी चाहिए। वर्ल्ड लेवल रैंकिंग कौन देता है? टाइम्स वाले भी देते हैं, उसकी भी देख सकते हो, बट जो सबसे ज्यादा रेप्यूटेड रैंकिंग है वो है क्यूएस रैंकिंग। मैं बस खत्म करता हूं अपनी बात को 1 मिनट में। क्यूएस रैंकिंग आपको जरूर देखनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की जिसमें आप जा रहे हो। अगर आप विदेश में भी जा रहे हो शिक्षा ग्रहण करने तो उसकी भी क्यूएस रैंकिंग देखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत सारी जगहों पर जा सकते हो, और अगर आप कुछ क्वेश्चंस बाद में पूछेंगे तो मैं उनका आंसर दूंगा। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, पीएसयू मैंने बोल ही दिया, आरएनडी में जा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं हमेशा कैरियर काउंसलिंग में बोलता हूँ, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। पॉलिटिक्स में अगर पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो भारत कुछ अच्छे हाथों में जाएगा। और विद्या भारती जो व्यक्तित्व निर्माण का कार्य दिन प्रतिदिन कर रही है, हमारे बच्चे अगर पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि जब हम लोग पॉलिसी बनाएंगे तो किसी के बारे में ना सोचें, उस पॉलिसी से किसी को कष्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बेटा अपने दिल में एक अलग जगा के रखो। 70 साल की एज में बैठ के अपने आप से आंखें मिला सको कि मैंने क्या किया आज तक, केवल मैं क्या अपने लिए जिया या मैं अपनों के लिए जिया।
ये चीज़ अपने ध्यान में रख के आगे बढ़ो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और ऐसा मत सोचना कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉक। यू कैन ईमेल मी, यू कैन कॉल मी फॉर सम अदर टाइम ऑल्सो। और आप मुझे क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, ईमेल कर सकते हो, हमारी यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा और एक विषय जो राजनीति का रखा उससे बच्चों में बहुत उत्साह आया, क्योंकि राजनीति मेरा भी विषय रहा और हमेशा, लेकिन हमेशा जीवन में एक लक्ष्य लेकर चलें, वो लक्ष्य कोई सा भी हो। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विपिन शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना विषय रखें। कार्यक्रम के संयोजक करता भी हम हैं, तो विशेष रूप से समय की बाध्यता तो हमें पता ही है, तो मैं प्रयास करूंगा इस टाइम को कंपनसेट करने की अपने समय में। तो पुरानी एक कहावत सुनी होगी घर में, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो मेरा विषय है ट्रेडिशनल एजुकेशंस का, यानी जो अभी तक परंपरागत एजुकेशन रही है प्रोफेशनल एजुकेशन से इधर। अभी भैया ने बताया, मुकेश भैया ने, कि प्रोफेशनल एजुकेशन से क्या हम अचीव कर सकते हैं, कितने सारे हमारे पास एरिया ओपन है। लेकिन अगर परंपरागत विषय में जाते हैं, यानी हम पीसीएम के छात्र हैं, तो परंपरागत विषय में सामान्य रूप से बीएससी एक हमारा विषय आता है। तो क्या बीएससी के साथ कहीं हमारी कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या नैरो हो जाती है, या हमारे पास कुछ एरियाज ख़त्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपके पास ये इकलौता ऐसा, जैसा मैंने बताया, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो इकलौती ऐसे एजुकेशन सिस्टम, आप कॉरपोरेट चाहे आप कॉरपोरेट चूज करिए, क्योंकि भैया ने भी बताया कि बीएससी के साथ भी स्पेशलाइजेशंस हैं, राइट। बीएससी अब सिर्फ बीएससी नहीं है, बीएससी अब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, बीएससी आज की डेट में आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीएससी आज की डेट में साइबर साइंस है, फॉरेंसिक साइंस है। आपके पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। इनको कैसे चेक करेंगे, कहाँ आते हैं ये, किधर हम देख सकते हैं? भैया ने बताया CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जरूर जाने। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का एक माध्यम है जिससे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 272 विश्वविद्यालय CUET के अंदर रजिस्टर हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 46 केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 39 राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 28 सम विश्वविद्यालय यानी हमारी जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ का टैग होता है वो, और उसके अलावा 149 निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय। एक एंट्रेंस टेस्ट से आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, जहां विभिन्न आयामों के अलग अलग स्पेशलाइजेशंस आपके साथ मौजूद हैं। एक विषय के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, तो मैं व्यक्तिगत ही मानता हूं, खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन में, स्पेशली आईटी सेक्टर में, आप मैकेनिकल करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल करते हैं, आप सिविल करते हैं, तो हाँ, मैं ये मानता हूँ ये ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एरिया है। लेकिन अगर आप करते हैं, मैंने बीटेक आईटी करी, तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई इंजीनियरिंग नहीं है। ये क्या है? एक स्किल सेट है। स्किल सेट क्या है? स्किल सेट। आप इसको ऑप्ट करिए, आप इसको पढ़िए, किसी का 30 घंटे, किसी को 35 घंटे, किसी को हायर लेवल पे। आप उसके ग्लोबल सर्टिफिकेशंस ऑप्ट कीजिए। ग्लोबल सर्टिफिकेशन मतलब जिन कंपनियों ने वो टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, जैसे क्लाउड की हम बात करते हैं तो प्रोमिनेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, GCP यानी गूगल सर्विस प्रोवाइडर, और इसके अलावा अमेजन। ये 3 प्रोमिनेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका अप टू 90% क्लाउड कैपिंग है। आप इनके सबके सर्टिफिकेशंस हैं। बीएससी कीजिए, सर्टिफिकेशन ऑप्ट कीजिए, एंड नाउ एंटायर आईटी वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। दे आर मोस्ट वेलकम यू। वो बिल्कुल भी, उन्हें कोई लेना देना नहीं है आपने बीएससी की है, आपने बीए की है, बीकॉम की है, कुछ लेना देना नहीं है। मैं डॉक्टर विपिन शर्मा, रिसेंटली आई अवॉर्डेड माई PhD फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे जो अधिकारी हैं, मेरे जो बॉस हैं, बीएससी ग्रेजुएट हैं। मेरे जो बॉस हैं जिनको मैं रिपोर्ट करता हूं, जो मेरे सीनियर हैं, और मेरे जैसे लगभग 28 लोग उनको रिपोर्ट करते हैं, सिंपली बीएससी ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो कंपनी में बिल्कुल ये मायने नहीं रखता कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि
कंपनी इज ओनली वांट द स्किल। आप उनके कितने काम के हैं, आप उनके कितने काम में फिट होते हैं, ये सिर्फ वो जानते हैं। तो बीएससी के साथ भी प्रॉपर आप गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी, साथ में पूरा आईटी सेक्टर आपके साथ है वो ओपन कर सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप सीडीएस, भैया ने बताया, आप सीडीएस यानी आर्मी में जा सकते हैं, आप यूपीएससी में जाएंगे, असिस्टेंट कमांडेंट का डायरेक्ट एग्जामिनेशंस होता है। आप जो हमारी होम मिनिस्ट्री में डिफेंस सर्विसेज आती हैं, गृह मंत्रालय के अंदर में सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनमें जा सकते हैं। यानी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बोथ आर ओपन। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए ओपन है। आप अपनी बीएससी में स्पेशलाइजेशंस आपके पास मौजूद है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। कहाँ से ऑप्ट करना है ये अब मैंने बताया, CUET। अब एडमिशन लेते वक्त एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि मुझे ये कैसा पता चले कि मेरे लिए कौन सा विश्वविद्यालय उपयुक्त रहेगा। तो भारत सरकार यानी शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें उन्होंने अलग अलग एक रैंकिंग का सिस्टम जारी किया। आप NIRF गूगल डालेंगे तो वहाँ अलग अलग कैटेगरीज में रैंक उपलब्ध हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की अलग रैंक है, और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट प्राइवेट, उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप पता कर सकते हैं कि भैया ये जिसमें मैं विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहा हूँ क्या ये टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में है या नहीं है। जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ क्या वो टॉप 100 कॉलेजेस में है या नहीं है, राइट। क्योंकि जो मूल्यांकन है उनका NIRF टॉप 100 में आने के लिए वो बहुत रिग्रेस प्रोसेस है जिसको मंत्रालय ऑब्जर्व करता है। पीयर परसेप्शंस होते हैं, उसके बाद रैंक जारी होती है। तो जरूर जब भी आप कोई विद्यालय चुने, जरूर आप उसके NIRF के बारे में जानने का प्रयास करें। किसी की बातों में आकर के यार बहुत अच्छा है मैंने किया था, इस नाते सिर्फ उसको चूज नहीं करना है, परखना है कस्टमर की तरह। उसके बारे में आपको और जानना है, प्लेसमेंट क्या है और हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो विद्यालय से मिल सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानें और उसके बाद ही अपना निर्णय करें। ठीक है, समय कम है, बहुत सारी बातें करनी थी, तो ज़रूर जैसा इस सत्र के बाद में भाई साहब जानकारी देंगे कि कैसे हम इस सेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विपिन जी। सभी विशेषज्ञों को मेरी तरफ से और विद्या भारती पूर्वछात्र की तरफ से धन्यवाद। एक विषय और है कि सभी विशेषज्ञों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे हमारे छात्रों के लिए विषय रखे हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं कि जो किसी के कहने से ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद वो भ्रमित है कि हमें क्या करना चाहिए। तो पिछले वर्ष से द फ्यूचर स्टेट के नाम से हम एक अभियान चला रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अपने देश के अंदर 20 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं, जैसे प्लासा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हो गई, अशोका हो गई। इसी तरीके से यूनिवर्सिटियां हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जो बच्चे इन यूनिवर्सिटियों में कैसे एंट्रेंस पास करें, किस तरीके से प्रोसेस है और किस तरीके से प्रक्रिया है कि इन यूनिवर्सिटियों में हम जा सकें। एक तो ये है प्रकल्प। दूसरा ये है कि जैसा भी बताया कि ग्रेजुएशन के बाद हमें नहीं पता कि अब हमें क्या करना चाहिए PCM स्टूडेंट्स को, तो उसी को लेकर द फ्यूचर स्टेट आप लोगों के लिए, जैसे आज के समय में सबसे ज्यादा जो टॉप 10 इंडस्ट्रियां मार्केट में हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, AI टेक्नोलॉजी, Web3, साइबर सिक्योरिटी, तो इन तरीके के कोर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो आज इंडस्ट्री में 20-25 इयर्स के एक्सपीरियंस लेके मार्केट में लोग जॉब में हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से, जैसे सर ने बहुत अच्छा विषय रखा था कि पढ़ा जो है वो मार्केट में नहीं है। जैसे सैमसंग इस समय टॉप मॉडल जो आया हुआ है वो हमने बुक्स में नहीं पढ़ा, तो उस गैप को हम लोग इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज के लोगों के साथ आप लोगों के गैप स्किल को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो द फ्यूचर स्टेट को सर्च कीजिए और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ बच्चे को गाइड करना और आने वाले समय में IT के अंदर वो जॉब ले सके। एक छोटा सा उदाहरण है, मैं अयोध्या जा रहा था, ट्रेन में एक बालक मुझे मिला
बातचीत हुई, बीएससी कर रखी थी, बड़ा परेशान था, उसे हमने 6 महीने गाइड किया। आज वो बेंगलोर में Web3 टेक्नोलॉजी पे 11 लाख के पैकेज पे है। इसी तरीके से हमारे 30 स्टूडेंट्स ऐसे निकल चुके हैं। तो अगर इस तरीके से भी अगर ये है कि बीएससी या ग्रेजुएशन हमें करनी चाहिए, तो आईटी में हम क्या स्किल अपने डेवलप कर सकें, जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में चल रही है उसमें हम क्या लें। जैसे सोलर पैनल आज आप देखिए सब जगह लग रहा है, लेकिन उसके हमें इंजीनियर नहीं मिल रहे सर्विस के लिए। अडानी को ग्रुप को 200 इंजीनियर चाहिए थे सर्विस के लिए, लेकिन मार्केट में इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं थे। पिछले 4 महीने से Web3 के लिए हम 20 स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन Web3 के लिए जो ब्लॉकचेन आज सिक्योरिटी आई है उसके लिए हमें इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने स्किल को बढ़ाएं, वो बहुत जरूरी है कि आप ग्रेजुएशन बीएससी, सीएस, आईटी जो भी करें, और उसके साथ क्या ऐसा कोई कोर्स करें कि जिससे आपकी स्किल बढ़े और आप मार्केट में जॉब ले सके। क्योंकि जो देश का युवा 18 से 25 में भ्रमित होता है कि उसे 18 से 25 ग्रेजुएशन में लग गया, फिर पता नहीं आगे क्या करना है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इन सब चीजों को जागरूक बने, सबसे पहला अवेयर, मतलब कि खुद सर्च करें। सबसे पहला यह है कि ठीक है हम लोगों ने आपके मध्य बताया, लेकिन अपने अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें नेट से कैसे ढूंढना है। प्लासा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें परसेंटेज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वो ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा स्किल क्या है, क्या वो कोडिंग जानता है, या वो अच्छा स्पीकर है, किस चीज में उसकी एक्सपर्टीज है, इस चीज से उनका एडमिशन प्रोसेस है। और वहां आप ये लगाइए देश के जो विभिन्न बिजनेसमैन है, जैसे एयरटेल, भारती मित्तल जी हो गए, रिलायंस हो गए, ये सब लोग जाके बच्चों के बीच में बैठते हैं, हर महीने उनकी काउंसलिंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का ही पूर्व छात्र 60 लाख की स्कॉलरशिप ले रहा है इस समय, सिर्फ 4 महीने गाइड किया था। तो इसी तरीके से आने वाले समय में आगे का विषय तरुण जी भाई साहब बताएंगे अपने मध्य। हम आने वाले समय में इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज के माध्यम से आप लोगों के बीच में आएंगे, कैरियर काउंसलिंग के, कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और किस हिसाब से हम आगे का भविष्य अपना तय करें। आगे की श्रृंखला के लिए मैं तरुण जी को आमंत्रित करूंगा कि वो बताएं कि आगे के लिए कैरियर काउंसलिंग जो लक्ष्य हमने रखा है उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी। सभी को नमस्कार। पहले तो मैं सोच रहा था कि इतने लंबे सत्र के बाद मुझे भी कुछ कहने का, सुनने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, परंतु धन्यवाद नीतीश जी का। चलिए, हाउस द जोश, मजा आया? कुछ लगा बैठने का कि हाँ हम यहाँ बैठे हैं, कुछ फायदा हुआ हमें? चलिए ठीक है, फिर तो इसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। अगर आज मना करा होता तो ये हमारा अंतिम सत्र होता। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि जॉब जरूरी नहीं है जॉब ही करना है, हम तो अपने मालिक हो सकते हैं, नहीं हम अपना काम भी कर सकते हैं। तो लास्ट का एक सत्र जो हम रखेंगे वो व्यापार का भी रखेंगे। बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन कैसे बने। अगर हमारे पिताजी व्यापार कर रहे हैं तो हम उनकी लाइन को कैसे बढ़ाएं, एक सत्र वो भी रखेंगे। तो आवश्यक नहीं है सबने जॉब ही करनी है, हम सब नौकर नहीं बनेंगे, हम मालिक भी बनेंगे, हम अपनी मर्जी में चलाएंगे कुछ जाकर। तो ये वाला हम कॉलम भी अपने पास अभी खाली रखेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा विषय विद्या भारती की तरफ से भी मैं आप सबके बीच में रखूंगा। भी राहुल जी कह रहे थे तरुण जी आप ही रख लेना। हमने जो भी करना है वो ये सोचकर करना है, हम विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं। जैसे अभी खंडेलवाल जी ने बताया कि हम विदेशों में जा तो सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमने अपने देश को कुछ देना है। हम अपने विद्यालय के अंदर जो कविताएं सुनते हैं, जो गीत गाते हैं, उसके अंदर हम अपनी मातृभूमि के लिए ही गीत गाते हैं। तो हमने जो करना है अपने देश सर्वोपरि भावना के ऊपर रखना है। हमारे ऊपर हम क्या कहते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि, सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र है, हमारे से ऊपर भी हमारा राष्ट्र है। तो इसको देखते हुए हमने काम करना है। तो विदेश में पढ़ने के लिए तो चले जाएंगे, ठीक है, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम करेंगे, लेकिन अपने देश के लिए पढ़कर आएंगे, जो करेंगे देश के लिए करेंगे। कुछ एग्जाम्पल भाई साहब ने दिए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के तरीके से हम लोगों ने इस काम को हमने करना है। हम जहां भी जो भी करें अपना सर्वश्रेष्ठ दें, सबसे अच्छा दें, सर्वोत्तम दें। हम जिस मर्जी क्षेत्र में जाएं, चाहे जॉब करें, चाहे व्यापार करें, विदेश में रहें, यहाँ रहें, जो भी करें, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ दें। पता लगना चाहिए हाँ विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं, हमारी स्कूलिंग विद्या भारती के विद्यालय से हुई है। इस चीज का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है।
चलिए, बहुत सारी वार्ता चर्चा वो आपके सामने हुई है, आपको मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। आगे हम इसको जारी रखेंगे। ये तो हमारा एक आज पीसीएम का सब्जेक्ट था, इसके बाद हम बायो और उसके बाद कॉमर्स और उसके बाद विविध स्किल्स और जैसा भी डिस्कस हुआ था उस पर जाएंगे। उसके बाद हम लोग व्यापार पर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी अलग अलग सेशंस में रहेंगी। तो उसके बाद कुछ विषय आपके सामने भी क्लियर होने से रह भी गए होंगे। तो उसके लिए हमने क्या योजना बनाई है, हमने एक मेल आईडी जनरेट करी है। उस मेल पर आप हमें अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। कुछ आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, अपना ऑडियो डब करके भेज सकते हैं, या सिंपली एक पत्र लिखकर आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मेल आईडी अभी हम इसको यहाँ पर फ्लैश करेंगे क्या? ये मेल आईडी चलिए, ये मेल आईडी हम आचार्यों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से आपके पास ये मेल आईडी पहुंच जाएगी। विद्यालयों के पास हम सबके फ़ोन नंबर हैं, वो एक हमने डेडिकेटेड फ़ोन नंबर भी रखा है इसके लिए। वो उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके आपकी इंक्वायरी को भेज देंगे। और एक हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया कैरियर काउंसलिंग के लिए। तो उस कैरियर काउंसलिंग के जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप अपनी इंक्वायरी का शंका समाधान जो है वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। एक फीडबैक फार्म आपके लिए बनाया है, अभी वो मैंने समूह में डाल दिया है। प्रधानाचार्य जी के जो हमारे समूह है वो वहाँ से प्रधानाचार्य जी के थ्रू आपके पास मिल जाएगा। तो आज के कार्यक्रम का फीडबैक उसमें अवश्य दें। यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं बैठे हैं वो, और जितने भी छात्र छात्राएं हमें आभासी माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी अपना फीडबैक जरूर दें कि हमारा ये प्रयास कहाँ तक उनको लगता है सफल होगा, क्या इसमें हमें कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी एक फीडबैक फॉर्म विद्यालयों के लिए जारी किया गया है, जहाँ पर विद्यालय की तरफ से फीडबैक आएगा कि बच्चों की क्या रिएक्शन थी। तो ये दोनों तरफ से हम फीडबैक लेंगे। इसके बाद जो दूरस्थ विद्यालय हैं हमारे, जो यहाँ के अलावा जो देख रहे हैं, तो अभी मैं चेक कर रहा था उनके पास डायरी पेन नहीं थे। अगले सत्र में डायरी पेन लेके जरूर बैठेंगे बच्चे, ताकि वो नोट कर सके हमने क्या क्या बातें करी हैं यहाँ पर। चलिए, अब धन्यवाद के लिए सबसे पहले तो मैं अपना धन्यवाद दूंगा अपने राहुल जी को। राहुल जी ने व्यस्तम समय से हमारे लिए टाइम निकाला है। ये आप हमारे अखिल भारतीय सह संयोजक हैं, और आपका ही एक मार्गदर्शन था कि एक इस तरह का कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम हो जिससे प्रांत के सभी बच्चों को इसका फायदा मिले। तो सबसे पहले अलग जगाने के लिए पहला धन्यवाद हमारे राहुल जी को। धन्यवाद दूंगा मैं अपने टोली के सदस्य विपिन जी को, जिन्होंने इस सारी की प्लानिंग करी, रचित जी को, नीतीश जी को, अपने नोएडा जिले के संयोजक विकास दुबे जी को। साथ में धन्यवाद दूंगा मैं अपनी यहाँ की टोली को, नोएडा की टोली को, जिन्होंने एक आग्रह पर सारी अच्छी व्यवस्था देखी। लता जी, अभिषेक जी, सभी का जिनका नाम लेने से रह गया हूँ, सभी को धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा सभी प्रधानाचार्य बंधुओं को, यहाँ के प्रधानाचार्य जी को और सभी प्रधानाचार्य बंधुओं को, जहाँ पर ये कार्यक्रम हमारा लाइव देखा जा रहा है, जहाँ पर बच्चे इसका मार्गदर्शन ले पा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा विद्यालय के प्रधानाचार्य मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने हमें ये स्थान उपलब्ध कराया, एक बहुत अच्छा स्थान हमें दिया इस कार्यक्रम को करने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी छात्र छात्राओं का, जो धैर्यपूर्वक हमें लगभग 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, बिना रुके नोट भी कर रहे हैं, मैं लगातार देख रहा था। तो आप सभी का भी धन्यवाद है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के मैनेजिंग स्टाफ को, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम को करने के लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात बस आपसे, तरुण जी आपने ये विषय कवर किया। आप सभी ध्यान से व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी बंधु यहाँ बैठे हैं, आभासी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो सभी जो हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है आपकी शंका समाधान के लिए, यानी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आप अपने कक्षाचार्य को देंगे, वो कक्षाचार्य एक इस मेल आईडी पर हमें प्रेषित करेंगे, और उसके बाद उसका समस्त सॉल्यूशन व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो आप सभी से दोबारा आग्रह कि व्हाट्सएप चैनल सबको सब्सक्राइब करना है। एक दूसरा विषय, फीडबैक फॉर्म अवश्य देना है, क्योंकि उसी के आधार पर
हम इस श्रृंखला में अगला जो सेशन होगा उसको ऑर्गेनाइज कराएंगे। मेरी बात समझ आई सभी को? सभी को व्हाट्सएप चैनल आपके जो प्रधानाचार्य बंधु हैं उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि आप ऐसे ढूंढेंगे शायद नहीं आएगा टॉप लिस्ट में, क्योंकि अभी परसों ही बना है वो, तो उसका लिंक आपके प्रधानाचार्य के माध्यम से कक्षाचार्य पे आ जाएगा। जरूर आप उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है? कि आचार्य जी मुझे वो लिंक दे दीजिए चैनल का जो हमारे पूर्व छात्र परिषद ने भेजा है, ठीक है? मैं नाम भी एक बार पढ़ देता हूं, विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद कैरियर काउंसलिंग, ये ऐसा नाम है अपने व्हाट्सएप चैनल का। इसको आप सभी को सब्सक्राइब करना है। दोबारा मैं पढ़ देता हूं, विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद कैरियर काउंसलिंग, ठीक है? तो और फीडबैक फॉर्म, दो आपकी जिम्मेदारी है छात्रों के नाते। फीडबैक फॉर्म हमें देना है जिम्मेदारी से भर के, ये हमारे लिए ऊर्जा है, मोटिवेशन है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, ये हमारा चैनल। आप सभी का धन्यवाद। सभी बंधु खड़े हो जाएंगे, उत्तिष्ठ, और वंदे मातरम के साथ हम इसका समापन करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शश्यामलां मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।